आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अपना टॉपिक जो चल रहा था, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और जिसमें साहित्य इतिहास की परंपरा के विषय में चर्चा की थी। तो साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, क्या नाम दिया, किस सन में प्रकाशन हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डाली हैं आपको वीडियो में। क्योंकि आप चाहे बीए कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन वाले हो, तो सभी जगह आपको इम्पोर्टेंस रहेगी ये चीज़ें, क्योंकि इनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, आज मैं जो साहित्य इतिहास की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आया था, उसी को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका किस भूमिका में लिखा था, पहले हिंदी शब्द सागर। मैंने कल भी उस वीडियो में बताई थी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा हुआ था, जिसका नाम हिंदी साहित्य लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। तो देखिए, अब जो साहित्य इतिहास परंपरा के अंतर्गत जो व्यवस्थित कालक्रम कवियों का, लेखकों का, उनकी जीवनी, उनका परिचय, उनकी रचनाएं, जितना अच्छा वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उससे अच्छा किसी ने नहीं किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया गया है। तो आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को बताऊंगा और उनके द्वारा जो दोहरा नामांकन किया गया है, उसके अंतर्गत किस काल में कौन सी काव्यधाराओं का विकास हुआ है, उनको भी बताऊंगा। और उसके बाद में फिर अलग अलग आदिकाल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, भक्तिकाल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, रीतिकाल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और आधुनिक काल क्या है, उसकी विशेषता। आज मैं इन चारों को संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, फिर एक एक को आपके सामने लिख दूंगा उसको। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास शॉर्ट में लिखा है मैंने, साहित्य शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा ध्यान करना। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दोहरा नामांकन किया है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, उसमें पहला काल है आपका, कौन सा है? पहला काल है आपका जिसका नाम क्या है? वीरगाथा। वीरगाथा दोहरा नामांकन दिया है, जिसका नाम क्या दिया है? आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल का समय सीमा क्या था? 1050 से 1375 ईस्वी तक दिखाया है, पहला काल। दूसरा काल जो दिखाया है आपका, वो क्या दिखाया है? पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम क्या दिया है? भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम क्या दिया है? भक्तिकाल। भक्तिकाल का कितना है? 1375 से लेके 1700 तक दिखाया है। 1700 ईस्वी तक दिखाया है। तीसरा काल जो दिखाया है, वो क्या दिखाया है? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, इसको किस नाम से जाना गया है? रीतिकाल। इसका नाम क्या दिया है? रीतिकाल। और रीतिकाल की जो समय सीमा है, 17 से लेके
1900 तक, 1900 तक है। और चौथा जो काल है जिसको अपन क्या कहते हैं, गद्य काल, जिसको क्या दिया है, आधुनिक काल, आधुनिक काल नाम दिया है। इसकी समय सीमा क्या है, 1900 से लेके वर्तमान तक ये कंटिन्यूअस चलता आ रहा है और चल रहा है। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा रचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जिन्होंने क्या दिया है, दोहरा नामांकन। दोहरा नामकरण का मतलब समझते हो, अरे एक ही काल को दो दो नाम दिए हैं उन्होंने। पहला नाम वीरगाथा काल नाम दिया है, दूसरा आदिकाल नाम दिया है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल नाम दिया है, जिसका दूसरा नाम भक्ति काल दिया है। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम रीतिकाल दिया है। और चौथा है गद्यकाल, जिसका नाम आधुनिक काल है, या फिर कहें कि आधुनिक काल का नाम गद्यकाल। तो ये किस नाम से जाना जाता है, दोहरा नामांकन। ध्यान रखना, दोहरा नामांकन जो नाम दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसकी समय सीमा 1050 से 1375, भक्ति काल जो है 1375 से 1700 तक है, और रीतिकाल की 1700 से लेके 1900 तक है, और आधुनिक काल की 1900 से लेके वर्तमान तक है। ये इसकी समय सीमा निश्चित की है उन्होंने। तो ये था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभार इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रामचंद्र के द्वारा जो दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें जो वीरगाथा काल नाम दिया है, उसका जो आदिकाल नाम है वो किसने दिया है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको कि आदिकाल जो नाम है ना, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये आदिकाल नाम है ना, ये किसका है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया नाम है ये। बाकी दोहरा नामांकन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ये समय सीमा है। अब देखिए, अब किस काल के अंतर्गत कौन सी काव्य धाराओं का विकास हुआ है, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रूप में आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये हिंदी साहित्य का इतिहास 4 काल विभाजन हुआ है। अब मैं इनको इस तरह से लिखता हूँ जिसको आपको उनकी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पहला काल आपका क्या है, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम है, जिसका नाम क्या दिया था, आदिकाल। आदिकाल, ठीक है। दूसरा नाम क्या है आपका, पूर्व मध्यकाल। कैसे भी लिखो बात तो एक ही है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम क्या है, भक्ति काल। भक्ति काल। और तीसरा नाम क्या है आपका, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का नाम क्या है, रीतिकाल। रीतिकाल। और लास्ट का क्या है आपका, आधुनिक काल। आधुनिक काल, जिसका नाम क्या दिया है, गद्यकाल। गद्यकाल नाम दिया है। समय सीमा मैंने उसमें लिख दी थी, तो यहां मैंने नहीं लिखा है, समझ रहे हो आप। तो समय सीमा, अब देखिए इसमें जो काव्य धाराओं का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है
जिसमें वीरगाथा काल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इन सारे के सारे जो काल है जिनका जन्म हुआ है, उन सब के पीछे कौन सी परिस्थिति थी जिनकी वजह से इनका जन्म हुआ है, तो वो एक ही जैसी परिस्थिति है जिनकी वजह से इनका उद्भव विकास हुआ है। तो उनमें कौन कौन सी आती है? सामाजिक आती है, धार्मिक आती है, राजनीतिक आती है, आर्थिक आती है और सांस्कृतिक आती हैं। ये 5 विशेषताएं जो हैं ये हर काल को जन्म देने वाली परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखना, ये फर्स्ट ईयर में भी कई बार पूछते हैं कि आदिकाल किन परिस्थितियों की देन है, भक्ति काल किन परिस्थितियों की देन है। कोई सा भी काल पूछे तो फिक्स पॉइंट रहेंगे उसके, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ये परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से इनका जन्म हुआ है। प्रत्येक काल की यही परिस्थिति है सेम। अब देखिए यहाँ की काव्य धारा जो विकास हुआ है, तो इसके अंतर्गत जो हुआ है कि कौन कौन सी काव्य धारा का जन्म हुआ है वीरगाथा काल, आदिकाल में। तो यहाँ क्या दिया है? एक तो दिया है नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है। एक क्या दिया है? एक सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य दिया है, सिद्ध साहित्य दिया है। और क्या दिया है? रासो साहित्य। और क्या दिया है? रासो साहित्य। और दिया है आपका लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। इन सब का क्या हुआ है? आदिकाल, इन सब का आदिकाल में विकास हुआ है, जो जिसे कहते हैं कि आदिकाल वीरगाथा काल, जिसमें आपने नाम सुना होगा, जिसमें विद्यापति का नाम आता है, तो आदिकाल के कवियों में आता है। आदिकाल जो है जिसमें रासो साहित्य आपने बहुत सुने होंगे, जिसमें चंद बरदाई है, पृथ्वीराज रासो लिखा है उन्होंने, खुमान रासो है, परमाल रासो है, दलपति विजय है, लेखक है, जगनिक है, परमाल रासो है, खुमान रासो है। ये सारे के सारे किस काल के हैं? इस काल के हैं, जिनमें नाथ साहित्य का उद्भव हुआ है, सिद्ध साहित्य का उद्भव हुआ है, रासो साहित्य परंपरा चली है और लौकिक साहित्य परंपरा चली है। लौकिक साहित्य का मतलब है कि जिसमें खड़ी बोली का विकास हुआ था, जिसमें अमीर खुसरो नाम सुना होगा आपने, तो अमीर खुसरो का लौकिक साहित्य है। और अमीर खुसरो ने क्या है? 2 सुकने हैं, गज़ल है, मुकरियाँ हैं, बहुत सारा कार्य लौकिक साहित्य में रचा गया है उनका। तो ये वीरगाथा काल में इन परंपराओं का जन्म हुआ है, जिसमें नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है और लौकिक साहित्य है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ भक्ति काल जो है, इस भक्ति काल के अंतर्गत आपको क्या है? इस भक्ति काल के अंतर्गत 2 भक्ति काल के अंतर्गत 2 काव्यधारा का विकास हुआ है। कौन कौन सी काव्यधारा थी आपकी? एक पहली थी आपकी शब्द, और दूसरी कौन सी थी आपकी? निर्गुण, निर्गुण। इसके बाद शगुन, सगुन जो काव्यधारा है, उसके बाद इसमें भी, और निर्गुण जो काव्यधारा है उसमें भी 2 काव्यधाराओं का विकास हुआ है। तो 2 काव्यधारा कौन सी हैं? कि सगुन के अंतर्गत एक कौन सी है? एक तो है आपकी राम काव्य, और ये कौन सी है? कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य। राम काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास, तुलसीदास। और कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? सूरदास,
सूरदास। समझ लो आप, यहाँ निर्गुण के अंतर्गत कौन सी हुई थी, जिसे कहते हैं ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी या कहो संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, और इसी कहो प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी। अब देखिए ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है, इसका प्रवर्तक है आपका कबीरदास, कबीरदास। और प्रेम मार्गी का प्रवर्तक कौन है, मलिक मोहम्मद, कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये भक्ति काल के अंतर्गत विकास हुआ था, जिसमें दो काव्यधारा का विकास हुआ। सबसे पहले सगुण और निर्गुण। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, आपने बीए कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, इतना तो जानते होंगे। सगुण का मतलब है जो साकार रूप है, जिसमें राम और कृष्ण आते हैं, जिनकी मूर्तियों की ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, सगुण साकार में आते हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, सारे गुणों से परे है, अनंत है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो वो निर्गुण में आते हैं। तो निर्गुण में संत जो है, संत काव्य धारा कहो या संतों के पास ज्ञान होता है, तो ज्ञान मार्ग की धारा कहो, बात एक ही है। समझ लो। तो सगुण साकार रूप की पूजा करने, जिसमें राम और कृष्ण दो काव्य धाराओं का विकास हुआ है। राम काव्य तुलसीदास प्रवर्तक है राम काव्य का, और कृष्ण काव्य धारा का सूरदास है। इधर ज्ञान मार्ग की संत काव्य धारा है, उसका प्रवर्तक कौन है, कबीरदास है। और प्रेम मार्ग का मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है। अब इसके बाद रीतिकाल। इस रीतिकाल के अंतर्गत तीन काव्य धाराओं का विकास हुआ, तीन काव्य धाराओं का विकास हुआ। रीतिकाल में क्या है, पहली रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, और इसमें कौन है, रीति सिद्ध, और इसमें कौन है, रीति मुक्त, रीति मुक्त। रीतिबद्ध धारा, इसका मतलब जो बनी बनाई परिपाटी के अनुसार जो काव्य रचना की है वो रीतिबद्ध धारा, जिसमें केशवदास है, चिंतामणि त्रिपाठी है, देव है, मतीराम है, पद्माकर हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ये कौन है, मतीराम, देव कौन है, पद्माकर कौन है, केशवदास कौन है, चिंतामणि, ये सारे किसमें आते हैं, रीतिबद्ध धारा। ये रीति सिद्ध, रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन आता है, बिहारी, बिहारी कवि जो है वो रीति सिद्ध के अंतर्गत आता है। समझो, जिन्होंने अपनी काव्य रचना की है तो उनमें स्वतः ही अगर कोई काव्य अलंकार का प्रयोग हो गया, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और रीति मुक्त, रीति मुक्त का मतलब है कि जिन्होंने परंपरा से अलग होकर, स्वतंत्र होकर, रीति मुक्त इसको कहते हैं स्वच्छंद काव्य धारा, जिसे रीति मुक्त कहते हैं, स्वच्छंद भी है इसका नाम। तो रीति मुक्त का मतलब है कि जिन्होंने रीति परंपरा का कोई निर्वाह नहीं किया, जिसमें कौन है कि जिसमें कौन है, घनानंद, घनानंद है, कौन है, बोधा है, कौन है, आलम है, कौन है, ठाकुर, ठाकुर, ये कवि हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल जो है ये कितने उनमें विकास हुआ है आधुनिक काल का, आधुनिक काल का। तो देखिए आधुनिक काल पहला जो हुआ है, जिसमें किसे कहते हैं, आधुनिक काल, तो इसको कहते हैं बहार-तेंदु, बहार-तेंदु। दूसरा कौन सा हुआ है, द्विदीप, द्विदीप युग। और तीसरा कौन सा हुआ है, छायावादी, छायावाद। चौथा कौन सा हुआ है, प्रयोगवाद। पांचवा कौन सा हुआ है, प्रगतिवाद। और छठा कौन सा हुआ है, नई कविता।
ये आधुनिक काल का इतिहास है। समझ लो आप, इसका मतलब सबसे पहले आधुनिक गद्य काल का जो विकास हुआ है, आधुनिक काल के जन्मदाता जनक पिता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्योंकि गद्य की कोई भी विधा हो जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण जो भी है, ज़्यादातर सारे के सारे यहाँ से विकास होता है। तो भारतेंदु काल जो है वो 1857 से लेकर 1900 तक माना गया है। द्वितीय युग है, द्वितीय युग 1900 से लेकर 1920 तक माना गया है। क्योंकि द्वितीय के द्वारा सरस्वती नामक पत्रिका का जो संपादक का कार्य किया था उस समय, इसीलिए इनका युग 1900 से लेकर 1920 तक है। छायावाद ये 1920 से लेकर कितने हैं? 36 तक है। और प्रयोगवाद 1936 से लेकर 1943 तक है। और प्रगतिवाद 1943 से लेके 1900 कितना है? 54 तक है। और नई कविता का जो विकास हुआ है 1954 से विकास हुआ है। तो ये नई कविता कब से है? 1936 से लेके 1900 जो दिया है 42, 43 से लेके और 1954 तक इसका विकास हुआ है। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त जानकारी थी आपकी। अब मैं एक एक को, पहले वीर गाथा काल क्या है उसके बारे में, उसकी विशेषता, मध्यकाल जो दिया है, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, उधर आधुनिक, सबको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये समझ अगर आपके आया हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर बातें अगली वीडियो में। जब तक नमस्कार।